नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक भारत में फसल विज्ञान को लेकर है और फसलों के प्रकार, चाहे वो प्रकृति के आधार पर हो या मौसम के आधार पर, इसको हमको देखना है और प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं ये देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत में फसल विज्ञान। फसल विज्ञान में सबसे पहले हम फसलों को प्रकृति के आधार पर बांटेंगे और प्रकृति के आधार पर सबसे पहला है खाद्यान्न फसल। तो खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? तो ऐसी फसलें जिसका उपयोग मानव मुख्य भोज्य के रूप में प्रयोग करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर, ऐसी फसलें जिनका प्रयोग कोई भी मनुष्य या मानव जो है वो मुख्य भोज्य के रूप में प्रयोग करता है, उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। और इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब फसलें जो है खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। इसी प्रकार दलहन, देखिए दलहन भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन इसको खाद्यान्न फसल नहीं कहते क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर स्थान के लिए ये मुख्य भोज्य पदार्थ नहीं है, है ना। किसी भी विशेष स्थान के लिए ये मुख्य भोज्य पदार्थ नहीं है। इस कारण दलहन जो है वो खाद्यान्न फसल ना होकर एक महत्वपूर्ण फसल है। और दलहन के अंतर्गत हम चना, मूंग, अरहर और उड़द देखते हैं। किसको किसको देखते हैं? चना, मूंग, अरहर और उड़द। इसके बाद तिलहन। तो तिलहन कौन सी फसलें होती है? तो तिलहन ऐसी फसलें होती है जिनसे तेल निकाला जाता है। ध्यान देंगे, तिलहन कैसी फसलें होती है? ऐसी फसलें होती है जिनसे तेल निकाला जाता है। और तेल किससे निकलता है? फिर तो सरसों, मूंगफली जैसे। तिलहन में सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सा है अगर आपसे पूछता है तो मूंगफली है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक फसलें। तो ऐसी फसलें, देखिए व्यावसायिक फसलें मतलब आपको ध्यान आ रहा होगा कि व्यावसायिक फसलों मतलब ऐसी फसलें जिनका व्यवसाय किया जाता है ना। तो क्या चावल का व्यवसाय नहीं किया जाता या चना का व्यवसाय नहीं किया जाता? सबका किया जाता है। लेकिन गन्ना जो है इसको कैश क्रॉप या व्यावसायिक फसलों में क्यों रखा गया? तो समझेंगे इसका डेफिनेशन अगर समझ लिए आप कि व्यावसायिक फसलों का मतलब क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाकी लोगों से अलग कैसे है, मतलब बाकी फसलों से अलग कैसा है। तो व्यावसायिक फसलें उन्हें कहा जाता है जब किसान जो है कोई फसल उगा रहा है, जैसे गन्ना उगा रहा है, और अपने उपयोग के लिए थोड़े मात्रा में और बाकी पूरा जो है उसको बेच दे रहा है ना। कुछ मात्रा में अपने उपयोग के लिए बस रखता है और बाकी पूरे को जो है वो बेच देता है, या फिर अपने लिए ना भी रखकर पूरा जो है बेचने के लिए उसका प्रयोग करता है। उसको कैश क्रॉप कहा जाता है, व्यावसायिक फसलें कहा जाता है। इन्हें ही नकदी फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकदी फसल। इसके बाद रोपड़ फसलें। तो रोपड़ किस तरह से फसलें होती है? तो देखिए रोपड़ फसलें वो होती है कि जैसे रोप दिए, है ना, पेड़ लगा दिए, वृक्ष लगा दिए हम, और एक बार फसल लगा देने के बाद, मतलब एक बार वृक्ष लगा देने के बाद, पौधे उगा देने के बाद, उससे बार बार जब फसल लिया जाए, है ना, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, मसाले, ये ऐसी फसलें होती हैं कि एक बार आप पौधे लगा दीजिए और साल भर, 2 साल, 3 साल तक आप क्या कर सकते हैं, उससे फसलें ले सकते हैं ना। तो इस तरह की फसलें को रोपड़ फसलें कहते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि प्रकृति के अनुसार फसलों के कैसे कैसे प्रकार हैं। तो खाद्यान्न फसल किसे कहा जाएगा? जो मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग हो। दलहन किसे कहा जाएगा? ये महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि दलहन के उत्पादन में, उपभोक्ता और आयात करने में भारत जो है पहले नंबर पे है ना। सर्वाधिक उत्पादन भी हमारे यहाँ होता है, हम सर्वाधिक उपभोक्ता भी है, मतलब उपभोग भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं और आयात भी करते हैं। इसके अलावा तिलहन से तेल निकाला जाता है, आपको पता है। सरसों और मूंगफली अभी बताया मैंने। व्यावसायिक फसलों में आप गन्ना को रखेंगे, है ना, कैश क्रॉप, नकदी फसल ही कहा जाता है। व्यावसायिक फसलों को ही नकदी फसल कहा जाता है। रोपड़ फसलें मतलब एक बार वृक्ष लगा देने के बाद, पौधे लगा देने के बाद क्या करना है आपको? बार बार उससे क्या होगा? फसल आप ले सकते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, मसाले। तो यहाँ पर प्रकृति के आधार पर फसलों को किस तरह से बांटा गया है वो हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि मौसम के आधार पर, किसके आधार पर? मौसम के आधार पर फसलों को किन भागों में बांटा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो सबसे पहले हम खरीफ फसल देखेंगे। पहले तीनों में एक ऐसा टेबल बना लेंगे ताकि याद करने में आपको आसानी हो, है ना। हमेशा इसमें लोग भूल जाते हैं कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है। तो देखेंगे
जैसे खरीफ फसल है, खरीफ फसल को वर्षा काल की फसल कहा जाता है। कौन सा? वर्षाकालीन फसल। तो रबी फसल शीतकालीन फसल कहलाता है और जायद फसल ग्रीष्मकालीन फसल कहलाता है। देखिए, गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, और पानी देने वाली जो फसलें हैं वो जायद फसलें कहलाएंगी, इसीलिए जायद मतलब ग्रीष्मकालीन। तो एक याद रहेगा आपको कि जायद जो है वो ग्रीष्मकालीन फसल है और इसकी बुआई मार्च में होती है, कटाई जून में होती है। खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, करेला, ये सब क्या है? पानी देने वाली फसल है ना। तो इससे आपको जायद फसलें एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन सिर्फ खरीफ फसल और रबी फसल में होता है। याद रखेंगे, खरीफ फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको वर्षा काल की फसल कहा जाता है। तो उसका उल्टा हो जाएगा, रबी फसल जो है शीतकालीन फसल। अब देख लेते हैं, खरीफ फसल में बुआई जून जुलाई में होता है, जबकि रबी फसल में अक्टूबर नवंबर में होता है। कब होता है? खरीफ फसल में बुआई जून जुलाई में होता है, जबकि रबी में अक्टूबर नवंबर में होता है। वैसे ही खरीफ फसल में कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। जबकि रबी फसल की कटाई अप्रैल मई में होती है। कब होती है? अप्रैल मई। अब कौन कौन से बारिश का प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं हम। तो खरीफ फसल जो है इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव पड़ता है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से ही खरीफ फसलें होती हैं। जबकि रबी फसलें के लिए कौन सी वर्षा है? पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं। जैसे पश्चिमी विक्षोभ को मैं समझाता हूँ। ये हमारा भारत है, इस तरफ से जो पश्चिमी विक्षोभ, जो इस तरफ से पश्चिम साइड से जो विक्षोभ आते हैं, एक पानी का फव्वारा जो आता है उसके माध्यम से जो क्या होगा, फसलें उगाई जाएंगी, उसको रबी फसल कहते हैं। इसीलिए रबी फसलों के उत्पादन में इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आप देखेंगे कि इस समय रबी फसलों का उत्पादन इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है इन्हीं क्षेत्रों में होता है, इस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। इसको पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का जब क्लास चालू होगा तो उसमें इसको हम समझेंगे जलवायु टॉपिक के अंतर्गत कि किस तरह से कौन सा मानसून किधर से आता है ना। तो जल्द ही वो इंडियन ज्योग्राफी का क्लास जब चालू होगा तो उसमें आप इसको समझ सकेंगे अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं कि खरीफ में तापमान की ज़्यादा ज़रूरत होती है और आर्द्रता, है ना। खरीफ फसलों के लिए तापमान और आर्द्रता दोनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अधिकतम तापमान और अधिकतम आर्द्रता की ज़रूरत होती है। जबकि रबी फसलों में तापमान पहले कम, मतलब बोते समय तापमान कम और पकते समय तापमान ज़्यादा की ज़रूरत होती है ना। इसको डिटेल आगे इधर देखेंगे। इसके बाद दीर्घ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। किसको? रबी फसलों को। रबी फसलों को दीर्घ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा खरीफ फसलों में धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं। वैसे रबी फसलों में हम देखेंगे प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो गेहूं, जौ, चना, आलू, सरसों, मसूर ये प्रमुख रबी फसलें हैं। तो इस तरह से मौसम के आधार पर फसलों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद, है ना। ये आप नोट कर लेंगे और ये टेबल बना लेने के बाद आपको जो है याद हो जाएगा इन दिनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए खाद्यान्न फसलों में हमने चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब हमने पढ़ा, तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले चावल को देखते हैं। तो चावल में चिकनी उपजाऊ मिट्टी, कौन सी मिट्टी? चिकनी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है चावल के लिए। वैसे गेहूं के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। तो बाजरा के लिए हल्की बलुई, छिछली, काली व लाल मिट्टी की जरूरत होती है। ध्यान देंगे मिट्टी में देखेंगे कि चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, जबकि गेहूं के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की जरूरत होती है और बाजरा के लिए हल्की बलुई, छिछली और काली और लाल मिट्टी की जरूरत होती है। इसके अलावा देखेंगे तापमान सबका देख लेंगे। जैसे चावल के लिए 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। औसत तापमान की बात कर रहे हैं हम कि चावल के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सी। तो गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री सी बोते समय, ठीक है। उसके वृद्धि के समय देखिए बोते समय 10 से 15 डिग्री सी, जब गेहूं का पौधा वृद्धि कर रहा होगा तब 15 डिग्री सी चाहिए होता है, और जब फसल पक रही होती है गेहूं की तो 20 से 25 डिग्री सी, है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि तापमान जो है पहले कम चाहिए होता है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो यहाँ पर आपको देखने बन रहा है कि बुआई करते समय कितना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सी। वैसे ही
वृद्धि के समय 15 डिग्री सी और फसल पकते समय 20 से 25 डिग्री सी जो है चाहिए होता है। इसके बाद बाजरा देखेंगे तो बाजरा में 25 से 30 डिग्री सी तापमान होना चाहिए, मक्का के लिए 21 से 27 डिग्री सी तापमान होना चाहिए, जौ के लिए 10 से 18 डिग्री सी तापमान होना चाहिए। तो ये तापमान है कि किन फसलों के लिए कौन कौन सी तापमान की जरूरत है। वैसी वर्षा की अगर बात करें तो चावल के लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, जबकि गेहूं और मक्का के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर, कितना, गेहूं और मक्का के लिए 50 से 70 और फिर 70 से 90 जौ के लिए और 40 से 50 बाजरा। तो सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है, तो बाजरा पहले याद कीजिए कि बाजरा 40 से 50 सेंटीमीटर, तो 50 से 70 गेहूं और मक्का, 50 से 70 गेहूं और मक्का, फिर जौ 70 से 90 और 90 के बाद फिर 100 सेंटीमीटर किसके लिए, चावल के लिए। तो इस तरह से वार्षिक वर्षा जो है आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट देखेंगे तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है भारत में, है ना। भारत में चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के चावल जो है बोए जाते हैं और उनका अलग अलग नाम है। जैसे शरद ऋतु में जो बोया जाता है उसका नाम ओस है, शरद ऋतु में जो चावल की फसल बोई जाती है उसका नाम क्या है, ओस है। वैसे ही शीतकाल में जो बोया जाता है उसका नाम अमन है और ग्रीष्म काल में जो बोया जाता है उसका नाम क्या है, बोरो है। क्या नाम है, बोरो। इसके बाद डपोंग विधि देखेंगे कि डपोंग विधि क्या होता है। तो डपोंग विधि से चावल उत्पादन किन देशों में होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जापान और फिलीपींस में डपोंग विधि से चावल का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन है ना, जैसे चावल की फसल उगा रहे हैं तो मृदा में नाइट्रोजन लाने वाले जीवाणु बैक्टीरिया कौन से हैं, तो उनका नाम है अजोला या एजोला भी कहा जाता है कहीं पे। तो अजोला और नील हरित शैवाल जो है ये चावल की फसलों को नाइट्रोजन देने का कार्य करते हैं। इसके बाद चावल में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट 76%, कार्बोहाइड्रेट 76%, 76% होता है। वैसे प्रोटीन जो है ये देखिए 76 है ना, इसको उल्टा करेंगे तो 6 से 7% है ना। इसको 76 को ऐसा लिख सकते हैं 6 7 और बीच में डैश लगा देंगे तो 6 से 7% प्रोटीन होता है ना। तो बस आपको कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, इसको उल्टा कर देंगे तो वो प्रोटीन बन जाएगा, है ना। 76% कार्बोहाइड्रेट तो 6 to 7% प्रोटीन और वसा 2.5% होता है चावल में। तो याद हो जाएगा इतना। चलिए इसके बाद देखते हैं कि गेहूं में हमने देख लिया था कि उपजाऊ दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। तापमान हमने देख लिया कि किस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग तापमान की जरूरत है। वैसे 50 से 70 सेंटीमीटर जो है इसका वार्षिक वर्षा चाहिए होता है। वैसे ट्रिटिकेल क्या है, तो ट्रिटिकेल गेहूं की एक प्रजाति है जो कि दो फसलों के मध्य संकर क्रॉस से उत्पन्न किया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और वो दो फसलें कौन सी है, गेहूं और राई। इन दोनों का संकर कराकर एक गेहूं की नई फसल जो है वो उत्पादन उसका किया गया, एक नया फसल बनाया गया, एक नए तरह का बीज बनाया गया जिसको ट्रिटिकेल कहते हैं। और ट्रिटिकेल प्रजाति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में या टेस्ट पेपर में दिखता होगा ट्रिटिकेल क्या है। इसके बाद मैक्रोनी क्या है, तो ऐसे जगह, ऐसे प्रदेश जहां पर शुष्क प्रदेश होते हैं, मतलब पानी कम गिरता है ना। तो ऐसे प्रदेशों में कौन से प्रकार के गेहूं की खेती की जाती है, तो याद रखेंगे मैक्रोनी। और ये एक कठोर गेहूं होता है। पूछेगा कि कठोर गेहूं किसे कहते हैं, तो मैक्रोनी को कहते हैं, याद रखेंगे। मैक्रोनी गेहूं एक कठोर गेहूं है। इसके बाद जौ क्या है, तो जौ के लिए फैक्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जौ का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हो रहा है। जौ का उत्पादन कब से हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हो रहा है। वैसे ही मक्का जो है इसको C4 पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, C4 पौधे के अंतर्गत रखा गया है। और मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। देखिए मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, इसको पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। जबकि चावल का उत्पादन या उद्गम स्थान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है। इसके बाद मक्का जो है तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, खरीफ, रबी और जायद। तीनों ऋतुओं में मक्का का उत्पादन होता है। तो यहां तक बात क्लियर है खाद्यान्न फसलों को लेकर कि खाद्यान्न फसलों में आपको क्या क्या याद रखना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।
इसके बाद हम दलहन, तिलहन, रोपड़ फसलों को देखेंगे, व्यावसायिक फसलें जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो दलहन फसलों को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि दलहन के उत्पादन में दलहन का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक कौन है? तो भारत है ना। भारत जो है विश्व में दलहन का सर्वाधिक उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। इसके बाद दालें की देखें तो दालों का मुख्य इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य किसका है? दालों का है। तो पहला काम क्या करती है दालें? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है, मृदा की उर्वरता बनाए रखती है और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। याद रखेंगे कि दालें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है किसमें? मिट्टी में, मृदा की उर्वरता बनाए रखती है और प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। इसके बाद दलहन, भारत में दलहन का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो दक्कन का पठार कहाँ होता है? दक्कन का पठार, मध्य पठारी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम का शुष्क प्रदेश, है ना। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि दक्कन का पठार, मध्य पठारी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम का शुष्क प्रदेश। दलहन रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें हैं और दलहन में चना, अरहर, मसूर, मूंग, मटर, उड़द, खेसारी, ये सब जो है ये सब दलहन फसलें होती हैं, जिसमें अरहर जो है, अरहर का मूल स्थान अफ्रीका को माना जाता है। ठीक है, अरहर का मूल स्थान किसे माना जाता है? अफ्रीका को, याद रखेंगे। इसके बाद हम तिलहन फसलों की बात करें तो प्रमुख तिलहन फसलों में, प्रमुख तिलहन, भारत में प्रमुख तिलहन फसल जो है वो मूंगफली है। कौन सी फसल है? मूंगफली। और मूंगफली से रिलेटेड आपको 2 फैक्ट पॉइंट याद रखने हैं। कौन से 2 फैक्ट पॉइंट याद रखने हैं? पहला, मूंगफली की सबसे उन्नत प्रजाति कौन सी है? तो मूंगफली की सबसे उन्नत प्रजाति कौशल है। और मूंगफली के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है ना, वो लाभकारी मतलब जो मूंगफली के फसलों के लिए, फसलों को लाभ पहुंचाती है, वो लाभकारी प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसको पेगिंग कहा जाता है। तो पेगिंग अलग चीज है, एक प्रोसेस है जो मूंगफली के उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, उसको लाभ पहुंचाता है। और कौशल जो है ये एक प्रकार की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली की एक प्रजाति है। इसके अलावा तिलहन में, तिलहन फसलों के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? तो औसत तापमान 15 डिग्री सी से 25 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है, जबकि वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर, कितना वर्षा? 30 से 60 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। इसके बाद तिलहन का उत्पादन मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का शुष्क प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में, मतलब मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में तिलहन का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। और प्रमुख तिलहन फसलों में सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, अलसी, तिल, ये प्रमुख रूप से तिलहन फसलें हैं। तो दलहन और तिलहन क्लियर हो गए यहाँ पर। इसके बाद हम कपास और गन्ना को एक साथ देखेंगे कि कपास भारत का देशज पौधा है। क्यों इसको देशज पौधा कहते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी है और भारत एक ऐसा देश है जहां कपास की पहली संकर प्रजाति जो है वो विकसित की गई थी। मतलब भारत ने पहला कपास का संकर प्रजाति विकसित किया गया था और ये भारत का देशज पौधा है क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। इसके अलावा कपास को सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है कपास को। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का, अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया और पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये इस तरफ के एरिया की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कपास का मुख्य रूप से खेती किया जाता है। इसके बाद हम गन्ना की बात करें तो गन्ना उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है। पूछ सकता है एग्जाम में कि गन्ना किस प्रकार का फसल है, तो उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके अलावा जैसे हमने मक्का के लिए याद रखा था कि मक्का के लिए औसत तापमान की जरूरत कितनी होती है, वैसे गन्ने के लिए औसत तापमान 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी चाहिए होता है। तो गन्ना और मक्का एक साथ याद कर लेंगे। इसके बाद इसमें वार्षिक वर्षा कितनी की जरूरत होती है, तो 75 से 150 सेंटीमीटर की जरूरत होती है वार्षिक वर्षा। इसके बाद हम देखेंगे कि गन्ने की फसल के लिए हानिकारक कौन सा चीज होता है, तो गन्ने की फसल के लिए, है ना, भारत में गन्ने की फसल के लिए
पाला जो है वो हानिकारक होता है, याद रखेंगे क्या हानिकारक होता है, पाला। इसके अलावा चाय की अगर हम बात करें तो चाय जो है चीनी मूल का पौधा है। कैसा पौधा है, चीनी मूल का पौधा है और अंग्रेजों द्वारा इसका रोपण किया गया था भारत में। इसके अलावा चाय की जो 2 किस्में हैं वो कौन कौन सी भारत में उगाई जाती है, एक है बोहिया जिसको चीनी कहते हैं और एक है असमिका जिसको असमी कहते हैं। तो बोहिया जिसको चीनी कहते हैं और एक है असामिका जिसको असमी कहते हैं। 2 प्रकार की मुख्य रूप से चाय जो है, चाय की प्रजाति बोलना चाहिए, उसका उत्पादन भारत में होता है। एक है बोहिया और एक है असामिका। और भारत जो है, भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कलकत्ता में की गई है। कहाँ की गई है, कलकत्ता में। इसके बाद हम कॉफी की बात करें तो कॉफी के भी 2 किस्में भारत में उगाई जाती हैं। सबसे पहले कॉफी को लेकर ये फैक्ट पॉइंट याद रखना है कि भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ, तो बाबा बुदन की पहाड़ी से शुरू हुआ, इसलिए कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो कॉफी जो है इसमें 2 किस्में पाई जाती है भारत में कॉफी की। जो 2 किस्मों का उत्पादन किया जाता है उसका नाम है अरेबिका और रोबोस्टा। कौन कौन सा, अरेबिका और रोबोस्टा। जिसमें सर्वाधिक किस किस्म का उत्पादन होता है, जैसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में किस प्रकार के कॉफी का या किस प्रजाति के कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको कौन सा आंसर लेना है, रोबोस्टा लेना है। तो इस तरह से भारत में जो फसल विज्ञान है ना, आपके टेक्नोलॉजी का सिलेबस में है भारत का फसल विज्ञान, तो भारत में जो फसल विज्ञान है उसका टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।